रिवाइज कीजिए 22.2.5 पाराथायरॉइड ग्लैंड को। मानव में कितने पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है और कहाँ स्थित होती है? जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में कितनी जोड़ी पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है? जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पाराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पाराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, मानव में 4 पाराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, जो थायरॉइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पाराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड किस हार्मोन को सेक्रेट करती है? जी हाँ, पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। बताइए, पीटीएच का सेक्रेशन किसके द्वारा रेगुलेट होता है? जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में किसके लेवल को बढ़ाता है? जी हाँ, पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है। जी हाँ, पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है। जी हाँ, पैराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है। बताइए, पीटीएच किस पर कार्य करता है और किसको बढ़ा देता है? जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्ज़ॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइज़ेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्ज़ॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइज़ेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्ज़ॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइज़ेशन को बढ़ा देता है। बताइए, पीटीएच किसकी रीएब्ज़ॉर्प्शन को कहाँ से बढ़ा देता है?
और किसके एब्ज़ॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2 प्लस की रीएब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2 प्लस के एब्ज़ॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2 प्लस की रीएब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2 प्लस के एब्ज़ॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2 प्लस की रीएब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2 प्लस के एब्ज़ॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। बताइए इससे क्या यह साफ हो जाता है कि पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है? जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2 प्लस के रीएब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2 प्लस के एब्ज़ॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे यह साफ है कि पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है। बताइए पीटीएच क्यों एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है? जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2 प्लस के लेवल को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2 प्लस के लेवल को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2 प्लस के लेवल को बढ़ा देता है। बताइए पीटीएच किसके साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवाइज कीजिए 22.2.6 थाइमस को। बताइए थाइमस ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर है और यह कहाँ पर होती है? जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। बताइए थाइमस किसके डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है? जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। बताइए थाइमस किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है?
जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। थाइमोसिन किसके डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं और यह क्या प्रदान करते हैं? जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। बताइए, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए किसको प्रमोट करता है? जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। क्या थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डीजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं? जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। रिवाइज कीजिए 22.2.7 एड्रिनल ग्लैंड को। बताइए, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के किस पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है? जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। बताइए, एड्रिनल ग्लैंड कितने प्रकार की टिश्यू से बनी होती है? जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड 2 प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है, उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं और जो इसके बाहर की ओर होता है, उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड 2 प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है, उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं
और जो इसके बाहर की ओर होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड 2 प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं और जो इसके बाहर की ओर होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। फिगर 22.4 बी का माइंड कैप्चर कीजिए तथा इस फिगर को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। एड्रिनल मेड्यूला कितने प्रकार के जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला कितने प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है? नाम बताइए इनका। और साथ में यह भी बताइए कि एड्रिनल मेड्यूला द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन को कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है जिन्हें एड्रिनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है जिन्हें एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है जिन्हें एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। बताइए एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किस प्रकार की स्थिति में सीक्रेट होते हैं और इसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सीक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सीक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सीक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। ये हार्मोन्स अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े होने, स्वेटिंग आदि को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन्स हार्ट बीट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर और रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देते हैं। कौन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की जी हाँ, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी बढ़ जाती है। जी हाँ, कैटेकोलामाइन्स ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। जी हाँ, कैटेकोलामाइन्स ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और
प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। जी हाँ, कैटेकोलामाइन्स ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, उनका नाम बताइए? जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कौन प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है? जी हाँ, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। हमारे शरीर में
प्रमुख मिनरेलो कॉर्टिकोइड कौन होता है? जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलो कॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलो कॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलो कॉर्टिकोइड होता है। बताइए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स किसको स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। किडनी के कार्यों को कौन मेंटेन करता है? जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। बताइए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से किसको स्टिमुलेट करता है और किस रिस्पॉन्स को बढ़ाता है? जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। बताइए, क्या कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है? जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः किस पर कार्य करता है और यह किसकी रीएब्जॉर्प्शन और किसकी एक्सक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन की एक्सक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं
वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन की एक्सक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम एल्डोस्टेरॉन किसको मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ मात्रा में क्या सीक्रेट होता है जो पुबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ मात्रा में जी हाँ, कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी सिक्रेट होते हैं जो प्यूबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। चलिए फिगर 22.4 को अपनी नोटबुक में फिर से बनाइए और इसका माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनी में क्या आपको एड्रिनल ग्लैंड की लेबलिंग दिख रही है? फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की। सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेबलिंग, एड्रिनल मेडुला की, फिर से एड्रिनल कॉर्टेक्स की, 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 एड्रिनल मेडुला की,